अच्छा भाई, तो हमने कल की क्लास में बेटे अपने पास क्या पढ़ा था? बोहर्स एटॉमिक मॉडल हम पढ़ रहे थे। कोई जरा मुझे बस इतना बता दे कि हम किस पॉइंट तक पहुंच गए थे। कोई मुझे सिर्फ इतना बता दे कि हम किस पॉइंट, शायद आवाज। क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटम ऑफ एनर्जी तक हमने बात कर ली थी, बिल्कुल। हम उससे आगे बात को सर कंटिन्यू क्वांटम। सही, क्वांटम ऑफ एनर्जी। यार एक मिनट मुझे दे दो जरा, मैं इसको, ये शाहिद का जो मसला है उस बच्चे का। अच्छा भाई, तो हमने अपने पास लास्ट क्लास में जो डिस्कशन की हुई थी, वो लास्ट क्लास की डिस्कशन हमारे पास कुछ इस अंदाज से हुई थी कि हमने क्वांटम ऑफ एनर्जी तक बात कर ली थी। क्वांटम ऑफ एनर्जी तक हमने बात कर ली थी। क्वांटम ऑफ एनर्जी से ही आगे हम बात को बढ़ाएंगे अपने पास। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पॉइंट है, कितने पॉइंट्स हो गए थे? 5 या 6? 6 पॉइंट्स हो गए थे। डिफरेंस ऑफ एनर्जी, हमने पहले कहा क्वांटम ऑफ एनर्जी, और अब हम जो पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंस ऑफ एनर्जी। अभी जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी का जिक्र किया जा रहा है भाई, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी मतलब क्या है? डिफरेंस ऑफ एनर्जी कह लीजिए, डिफरेंस इन एनर्जी कह लीजिए, तो इन दोनों जुमरों में बात की जा रही है, डिफरेंस का जिक्र किया जा रहा है। मैं बिल्कुल कल वाली डायग्राम को थोड़ा सा आपके सामने बनाऊंगा ताकि हमें एक अंदाजा आ जाए। मैं बहुत लाइट एस्पेक्ट में बना रहा हूँ। हमने देखा था एक इलेक्ट्रॉन जंप किया था लोअर शेल E1 से हायर शेल E2 में, तो उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। ऐसी है, कुछ एनर्जी उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब की थी। हमने देखा था एक इलेक्ट्रॉन जंप किया था हायर शेल से लोअर शेल में, तो उसने अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज की थी। उसने अपने अंदर से कुछ एनर्जी रिलीज की थी। मुझे एक बात बताओ, ये तो बात समझ में आ गई कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी, एनर्जी रिलीज हुई थी। एनर्जी में कुछ चेंज आया होगा ना? यहाँ इन कर लेना, एनर्जी में कुछ चेंज आया होगा ना? तो उस जी एनर्जी के चेंज को हम कंसिडर करेंगे एज द डिफरेंस इन एनर्जी, एज द डिफरेंस इन एनर्जी हम उसको कंसिडर करेंगे अपने पास। आइए लिखते हैं जरा इस पॉइंट के बारे में। द इमिशन or the absorption of energy is equal to the energy difference of initial E1 and final E2 state। पॉइंट को जरा कॉपी कर लो, फिर मैं बात समझा देता हूं आपको। पॉइंट को आप जरा कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बात समझा देता हूं। बोर्ड सबको क्लियर है? विजिबल है बोर्ड? कोई इशू तो नहीं है बोर्ड पे? जी सर। नो नो। चलो अच्छी बात है। माइक बंद कर लो भाई, जिसका भी माइक खुला हुआ है। हुआ? माइक बंद कर लो। चलिए, आइए हम जरा बात को समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द इमिशन, भाई भले एनर्जी इमिट हो रही हो, द एब्जॉर्प्शन, भले एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, भले एनर्जी रिलीज हो रही हो इलेक्ट्रॉन से, या भले एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इलेक्ट्रॉन में, दोनों सूरतों में द इमिशन और द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, चाहे एनर्जी रिलीज हो चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब हो, इज इक्वल, वो बराबर होगी। एनर्जी का चेंज जो होगा ना, बेसिकली जो चेंज आएगा एनर्जी में, वो चेंज बराबर होगा टू द एनर्जी डिफरेंस। डिफरेंस के, किसका डिफरेंस? ऑफ इनिशियल E1 एंड फाइनल E2 स्टेट। इनिशियल E1 एंड फाइनल E2
स्टेट, ये कैसी बात हुई? देखो मैं मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कोचिंग के बाहर खड़ा हूँ, हाँ तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मिसाल ये है कि मैं खड़ा हूँ कोचिंग के बाहर भाई, मेरी जेब में है 70 रुपए, मैं कोचिंग के बाहर खड़ा हूँ और मेरी जेब में पैसे कितने हैं, 70 रुपए मेरी जेब में है। मैं कोचिंग से पहुंच गया घर, अब मेरी जेब में 30 रुपए है, लाजमी सी बात है ट्रैवल करके पहुंचा हूँ, ट्रैवल करके पहुंचा हूँ तो ट्रैवलिंग की सूरत में कुछ खर्चा आया होगा, कुछ पैसे खर्च हुए होंगे, रिक्शा चिंची जो भी करके मैं आया। कोई मुझे चेंज बता सकता है कितना चेंज आया है? 40 सर, 40। कैसे कैसे हमने मालूम किया? आपने फौरन से अपने दिमाग में एक स्टेट को दूसरी स्टेट से आपने माइनस करा दिया। माइक बंद रखो, जिसका माइक खुला हुआ है। आपने एक हालत, मेरी एक हालत क्या थी कि मैं कोचिंग के बाहर था, एक सिचुएशन क्या थी कि मैं घर पर था, आपने मेरी एक सिचुएशन में से दूसरी सिचुएशन को माइनस करा दें, यू विल गेट द चेंज। एक और एग्जांपल कंसीडर करें, मैं घर पर बैठा था, मेरे पास थे 10 रुपए, मेरे वालिद साहब आए, मुझसे पूछा भाई पैसे वैसे तो नहीं चाहिए, इसका सवाल, इस सवाल के जवाब में तो कभी ना कह नहीं सकते, गुनाह मिल जाएगा, तो हमने कह दिया चाहिए। उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए, अब हमारे पास 110 रुपए है। मुझे बताओ क्या मेरी एनर्जी में चेंज आया? एनर्जी आप जानते हैं हमारे यहाँ पैसा हमेशा क्या होती है, एनर्जी। तो क्या मेरी एनर्जी में चेंज आया? जी सर आया है। एनर्जी में चेंज आ गया। यहाँ पे भी कैसे पता चला? हमने बड़ी वैल्यू में से एक स्टेट, एक हालत, 10 मिनट पहले मेरे पास पैसे थे ही नहीं, 10 रुपए थे, गरीब आदमी थे, 10 मिनट बाद अमीर हो गए। अब ये अमीर हो गए तो दो हालतें हो गई, एक हालत गुर्बत की हालत, एक हालत अमीरी की हालत। इन दोनों हालतों में से एक हालत में से दूसरी हालत को माइनस करा देंगे, हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। वो कैसे? E2 फाइनल स्टेट माइनस E1 इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट होगी जो हम सफर कौन है भाई ये? फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा एनर्जी का चेंज, जिसे हम दिखाते हैं डेल्टा ई से। इससे हम दिखाते हैं डेल्टा ई। जो चेंज होता है, चेंज को हम शो कराते हैं इस ट्राइंगल के साइन से, जिसे हम नाम देते हैं डेल्टा। क्या नाम देते हैं हम इसे? डेल्टा का नाम दे देते हैं। बात यहां तक समझ में आती है? बात यहां तक सबको क्लियर होती है भाई? जी सर। अजान हो रही है, जरा 2-3 लम्हात हमारे पास है, उसके लिए फिर स्टार्ट करते हैं। जरा खामोशी त्याग करें, फिर से हम अपनी, यहां तक बात सबको समझ में आ गई? डेल्टा ई बराबर है E2 माइनस E1 के। कोई सवाल है इसके ऊपर? तो अगर किसी का तो पूछ लीजिए। कोई सवाल तो नहीं है किसी का? कोई बात ऐसी जो पूछनी हो तो पूछ लो। नो सर। सही सही। बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास एक और पॉइंट है, आखिरी जो हमारा पॉइंट है इनकी पोस्टुलेट्स का। मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड पे से। हेडिंग डालिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डाल दीजिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक ऐसी चीज आ गई है कि सर जिसको हम जानते हैं फिजिक्स के रेफरेंस में, हम एंगुलर मोमेंटम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं
लेकिन हम एंगुलर मोमेंटम को जानते हैं फिजिक्स के रेफरेंस में। कहाँ जानते हैं हम? फिजिक्स के रेफरेंस में। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली एक बॉडी जो किसी पर्टिकुलर पाथवे के ऊपर गोल गोल घूम रही है। हमने देखा था देयर आर द फिक्स्ड ऑर्बिट्स, हमारे पास कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स थे, जिन सर्कुलर ऑर्बिट्स पर, जिन पाथवेज के ऊपर हमारा वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। स्टेशनरी बॉडी कौन है यहाँ पे? स्टेशनरी स्टेट में कौन है? ऑर्बिट। ऑर्बिट रास्ता अपनी जगह रहता है, उस पर इंसान चल के जाता है। इंसान जो चल रहा है वो है मूविंग बॉडी, वो जो रास्ता है वो स्टेशनरी स्टेट है। तो ऑर्बिट तो स्टेशनरी स्टेट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है, लगातार घूम रहा है। वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एक मूविंग बॉडी है। और जब भी कोई मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रही हो और वो एक पर्टिकुलर एंगल के अंदर घूम रही हो, तो हम उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? उसका एंगुलर मोमेंटम, जो कि नॉर्मली आपके फिजिक्स के मुताबिक क्या होता है? mvr। क्या होता है वो आपका? mvr। तो आइए लिख लेते हैं जरा इसके बारे में भी कि यहाँ पर हमारे पास क्या कहा जा रहा है। देखो क्या लिखी बात हमने अपने पास। हमने कहा स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी कहते हैं ऐसी चीज को जो कि एक बॉडी फिक्स्ड हो। कहा जा रहा है स्टेशनरी स्टेट्स वर ओनली द ऑर्बिट्स। वो जो ऑर्बिट्स हमारे पास थे वो थे स्टेशनरी स्टेट्स, वो अपनी फिक्स जगह पे थे। उस फिक्स पाथवे पे, उस फिक्स ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था। कह रहे स्टेशनरी स्टेट्स वर ओनली द ऑर्बिट्स इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस ऑर्बिट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जो एक मोमेंटम के साथ घूम रहा है। तो उस मोमेंटम का एक एंगल निकलेगा, जिसे हम इंटीग्रल होता है बेसिकली वो ना आपके इनर्शिया के साथ। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा उस मूविंग इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होगा? h/2π। क्या होगा? h/2π। एक फॉर्मूला जनरेट किया जाता है इसकी मदद से। मैं फॉर्मूला समझाऊं आपको। फॉर्मूला होता है mvr। ये आपके जनरल फिजिक्स का होता है। फिजिक्स का फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का mvr बराबर होता है n h/2π। mvr इक्वल्स टू nh/2π। अब जरा ये जान लेते हैं कि इसमें mvr nh2 क्या है। ये सब कुछ आओ लिख लेते हैं। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। r क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ये एक ऑर्बिट था ना, इस ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमे जा रहा था, लगातार घूमे जा रहा था। तो इस ऑर्बिट का रेडियस मालूम करने का कहा जा रहा है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। m क्या है? कल हमने देखा था KLMNOPQ। तो यहाँ पे नंबर्स की बात की जा रही, नंबर ऑफ ऑर्बिट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। पाई और 2 का आप सब जानते हैं, मुझे मेरे ख्याल में इनको बताने की जरूरत नहीं। तो हम ये जो फॉर्मूला इस वक्त लिखा हुआ है mvr इक्वल्स टू nh/2π, ये हमें बेसिकली डेरिवेशंस में इस्तेमाल करना होगा, जहां हम देखेंगे कहानी को अपनी।
कॉपी डाउन कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब्बास बेटा माइक बंद कर लो। कॉपी डाउन कर लीजिए आप, तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। कॉपी डाउन कर लिया भाई सबने? कोई सवाल है किसी का तो पूछ लो जल्दी से। नहीं सर, हो गया कॉपी डाउन, और सवाल नहीं है। बाकी बाकी सब भी जरा एक थोड़ी सी गवाहियां दे दो अपने अपने हिस्से की भाई। कोई सवाल तो नहीं है किसी के पास, कोई बात ऐसी जो पूछने की हो? क्लियर है सर। चलिए सही है, हम बस मुझे एक लम्हा दीजिए, हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने पास हेडिंग डालिए, डिफेक्ट्स ऑफ नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल। सर ये एच क्या है? एच बेटा, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, एक फिक्स्ड वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वो है। आपकी मैं अगली हेडिंग बता रहा हूँ, उसके कुछ पॉइंट्स होंगे, मैं वो डिक्टेट करूंगा, आपको पॉइंट्स लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। हेलो। हाँ मेरे बेटे आवाज आ रही है, मैं वेट कर रहा था आप लोगों की बात का। स्टार्ट करें भाई फिर? चलो पॉइंट्स लिखने हैं हमें। सबसे पहले पॉइंट्स लिखते हैं। डिफेक्ट्स की बात की जा रही है। देखो ऐसा कतई नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता बेटा कि अगर मैं ये कह दूं कि भैया मैंने आपसे एक बात कही थी कि चींटी रात में डायनासोर बन जाती है, तो आपने बोला सर वो वाली थ्योरी तो बिल्कुल गलत थी, हमने देखा चींटी और डायनासोर बनती नहीं है। मैंने कहा अच्छा अच्छा, हाँ वो तो गलत बात थी, लेकिन चींटी ना रात में मकड़ी बन जाती है, वो वाली बात तो गलत थी। हाँ वो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने मेरी बात की तरदीद की, आप एक नई थ्योरी लिया। चलो मैंने नहीं कहा, आप एक नई थ्योरी लिया। भाई बिलाल ने कहा सर आपने गलत थ्योरी दी थी, और जो है वो चींटी रात में डायनासोर नहीं बनती, लेकिन सर मैंने देखा है चींटी जो है वो, बिलाल ने मेरी बात को बिल्कुल क्लियर करा। सर चींटी का जॉनरा, डायनासोर का साइज डिफरेंस है, और ये और वो एक्सप्लेनेशन दी। बिलाल ने कहा सर चींटी जो है वो मकड़ी बन जाती है रात में, आपको नहीं पता ये बात। तो क्या बिलाल सही कह रहा है? क्या बिलाल की बात जब में तक हम उसके बारे में नथिंग नथिंग, हम हमें इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ये बेहतरीन बात की तुमने बेटे
कि अब होगा क्या, कि हमने देखा भाई नील गौर साहब ने जब एटॉमिक मॉडल दे दिया तो हमने देखा कि नील गौर साहब के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ गलतियां थी, कुछ खामियां थी, कुछ ऐसी चीजें थी जो नील गौर एटॉमिक मॉडल के अंदर भी गलत थी। तो उन चीजों को हमने सही किया, उन चीजों को सबसे पहले हमने ढूंढा। तो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं आपको, लिखिए सबसे पहला पॉइंट, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द it failed to explain the spectra, S-P-E-C-T-R-A. It fails to explain the spectra of multi-electron atom. It fails to explain the spectra of multi-electron atom. हो गया सर। सही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते लिखिए, इट फेल्स to explain the wave nature. It fails to explain the wave nature of electron. सर ये पॉइंट दोबारा बता दीजिएगा। मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ, बता दे। It fails to explain the wave nature. It fails to explain the wave nature of electron. ठीक है सर, हो गया। सही है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते लिखिए, it fails to explain the fine, F-I-N-E, fine structure. It fails to explain the fine structure in the line spectra It fails to explain the fine structure in the line spectra of hydrogen and other like atoms. भाई आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को मेरी? सर हो गया क्लियर है सर, थैंक यू। तुम लोग को ये लग रहा है क्या? नहीं भाई, नेट वेट चल रहा है, मैं नीचे सुकून से बैठ के तुम लोगों को पॉइंट डिक्टेट कर रहा हूँ। अगर ये लग रहा है कि नेट का इशू नहीं है कोई, मुझे एक बच्चे का सर हो गया। चलो सही है। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया कि सर वो नेट नहीं चल रहा, शायद आपका सर डिस्कनेक्ट हुआ है। अच्छा चलो, नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखते हैं। 3 पॉइंट्स हो गए ये 4 हो गए, 3 हो गए। चौथा पॉइंट लिख लो, द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग in 3-dimensional space. The electron is moving in 3-dimensional space, x, y, z axis. The electron is moving in 3-dimensional space, x, y, z axis, and are not in fixed circular orbit,
लिख लिया है सबने? जी सर लिख लिया। चलो हो आ गया जाओ, हो गया। चलो आ जाओ, बात स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं जरा इन पॉइंट्स को। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहला पॉइंट, जरा कोई एक अदद बच्चा ऐसा हो जो मुझे सबसे पहला पॉइंट पढ़कर सुना दे, तो हम उस पर बात It कर ले। tells to explain the spectra of multi-electron atom. इट फेल्स, ये हार गया, ये फेल हो गया। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द, माइक बंद कर लेना बिलाल। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द Yes, sir. स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अब तक हम बात कर रहे थे कि यार एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया। भाई जिस असना में, जिस वक्त में ये इलेक्ट्रॉन जा रहा था, हो सकता है ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन उतर के यहाँ आ रहा हो सकता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा हो सकता है ना, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। हमने जो डिफाइन किया ना अब तक फिनोमेना कि भैया एक इलेक्ट्रॉन था, वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे आ रहा है, ये हाइड्रोजन है बेसिकली। एक इलेक्ट्रॉन वाला सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन वाला सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है हाइड्रोजन। तो हम अब तक हाइड्रोजन को डिफाइन कर रहे थे बेसिकली, हम हाइड्रोजन के हिसाब से पूरी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे थे एटम की। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है हमारे पास। उसने कहा भाई डिफेक्ट्स निकालने वाले ने कि भैया अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो चलो तुम्हारी बात सही है, लेकिन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, तुमने तो वो बताया ही नहीं। तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नील बोर के पास नहीं थी। सेकंड पॉइंट में क्या पढ़ा हमने? It fails to explain the wave nature of electron. It fails to explain the wave nature of electron. wave, देखो हमने कैथोड रे क्रुक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। हमने बताया कि भैया इलेक्ट्रॉन चल रहा है वेव्स में, कैथोड रेज थी, रेज चल रही थी, वेव्स की फॉर्म में चल रहा था। जैसे आप लाइट के बारे में कहते हैं, लाइट के दो नेचर्स हैं। लाइट के कितने नेचर्स हैं? दो। लाइट का एक नेचर है पार्टिकुलेट नेचर, लाइट का पार्टिकल, कल हमने डिस्कस करा फोटोन। और लाइट का एक और नेचर है वेव नेचर। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के भी तो दो नेचर है, इलेक्ट्रॉन भी वेव्स में मूव कर रहा है, वेव्स में मूव कर रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, इट्सेल्फ मूवमेंट वेव में कर रहा है पार्टिकल। तो वेव नेचर डिफाइन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल डिफाइन कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन एज अ वेव डिफाइन नहीं किया गया। बात समझते हैं? थर्ड पॉइंट पढ़ दे जरा कोई जल्दी से मुझे। It fails to explain the structure in fine structure. It fails to explain the fine structure in line spectra of hydrogen and like atoms. देखो फाइन स्ट्रक्चर से मुराद क्या है? फाइन स्ट्रक्चर से मुराद ये कि भैया स्पेक्ट्रम बनेगा। मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से कूदा है, जंप किया है नीचे की जाने एक लोअर शेल, इसमें से क्या होगा मुझे कोई बताएगा? क्या होगा इसमें जब ऊपर से नीचे कूद रहा है? एनर्जी ऊपर से नीचे गया तो ये एब्जॉर्ब होगी ना, एनर्जी रिलीज करेगा सर, एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। क्या ये विजिबल लाइट है, नजर आने वाली लाइट है? क्या ये विजिबल स्पेक्ट्रम? no, देखो हम ये पढ़ेंगे, हम ये बात पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है नीचे की जानिब तो एक रेंज में जंप करता है, मतलब रेंज से मुराद जब उसमें से एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी पर्टिकुलर एरिया होता है कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई तो इस मीडियम में जाएगी लाइट, जो हमें नजर आएगी या नहीं आएगी, इस मीडियम में जाएगी। तो वो एक पर्टिकुलर रेंज है, ये डिफाइन ही नहीं करी कि भाई नीचे उतरेगा तो कहाँ जाएगा। ये बोर्स एटॉमिक मॉडल की गलती थी, एक फाइन स्ट्रक्चर ही नहीं बना के दिया कि भैया इसमें से जो एनर्जी निकलेगी उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसा होगा। हमने पढ़ा था ना स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम और कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, हमने विजिबल और इनविजिबल स्पेक्ट्रम्स पढ़े हैं। तो हमें तो पता है ना भाई कि लाइन स्पेक्ट्रम कैसा होगा, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कैसा होगा। नील बोर ने बयान ही नहीं करा, बताया ही नहीं कि एनर्जी रिलीज होगी तो रिलीज होने के बाद उस एनर्जी का कुछ तो स्पेक्ट्रम बनेगा, वो कैसा होगा। तो इट फेल्स टू explain the fine structure, shape, structure of the line spectrum in hydrogen and like atoms, यानी कि हाइड्रोजन उसके जैसे दूसरे एटम्स के अंदर से जब एनर्जी आपकी रिलीज होगी तो उसमें क्या सिचुएशन आएगी, ये हम डिफाइन नहीं कर पाए नील बोर साहब। आखिरी एक पॉइंट बड़ा मजेदार, आखिरी पॉइंट बड़ा मजेदार है।
हम भी क्लास के अख्ताम की जानिब जा रहे हैं। अच्छा, अब तो मजेदारी है तुम लोगों की, मैं क्लास लंबी नहीं कर सकता, है ना। 45 मिनट की पहले क्लास होती थी, अब तो मीटिंग ही 40 मिनट की होती है, लेकिन मजा आएगी अगर मैं किसी टॉपिक को पढ़ा रहा हूँगा और अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते इन बिटवीन मीटिंग एंड हो गई, क्लास एंड हो गई, क्योंकि ऑनलाइन है ना मेरे हाथ में, मैं यहाँ खड़ा हूँ, लैपटॉप सामने रखा हुआ है मेरा, मीटिंग बंद हो गई, मैं रोक तो पकड़ तो सकता ही नहीं, मीटिंग बंद हो गई, मैं मैसेज करूंगा फॉरन ग्रुप में, ज्वाइन क्लास अगेन, सब दोबारा ज्वाइन करेंगे। बात समझ में आ गई सबको ये नहीं? Yes, sir. सर ये अभी नहीं, अभी नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन रही कि हमारी जो है वो बात चल रही थी और दरमियान में मामला इख्तिताम पजीर हो गए, जैसे अभी हमारे पास तकरीबन 1-1.25 मिनट 1.5 मिनट बाकी है क्लास एंड होने में। भाई नील बोर ने बताया, पहला ही पोस्टुलेट था उसका फिक्स सर्कुलर पाथ, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक लगातार सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन कभी घूमता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन एटम में होता क्या है? एटम में होता है सेंट्रल एरिया न्यूक्लियस। अच्छा, उस सेंट्रल एरिया के गिर्द ना इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमता है। दीज आर द एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस बाहर की जाने निकलेगा तो हम वो दिखा नहीं सकते, तो हम इसको इस अंदाज से दिखा देते हैं कि भैया ये है, दीज आर द एक्सिस, ये होगा जेड एक्सिस। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं लगातार। बात समझ रहे? ये है एटम। असल में एटम में इलेक्ट्रॉन कभी गोल 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 नहीं घूमे जा रहा है, फिक्स सर्कुलर पाथ नहीं है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में घूमता है। ये बात एक्सप्लेन नहीं करी थी नील बोर साहब ने। मैं यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम कर रहा हूँ। एक छोटी सी सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोल दो, क्लास एंड होने वाली है इसलिए। सर, ये इलेक्ट्रॉन जो ये ऑर्बिट में घूम रहे हैं, तो इसके इनके अंदर एक वो फोर्स भी पैदा होगी ना नीचे, तो न्यूक्लियस में तो